हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यूके कोर्ट ने नीरव मोदी को फिर से झटका लगा है। तो एक्स्ट्राडिशन पर बड़ा फैसला आया है। तो भारत के लिए ये खुशी का खबर है। तो चलो हम इसको डिटेल्स में जान लेते हैं। तो पहले तो हम बैकग्राउंड ऑफ केस के बारे में जान लेते हैं, यानी मामला क्या है वो जान लेते हैं। तो नीरव मोदी एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी था, तो जिसने लग्जरी डायमंड ब्रांड बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन उसके बिजनेस एम्पायर के पीछे एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड छुपा था। तो साल 2018 में भारत के बैंकिंग सेक्टर को हिला देने वाला यानी 13,000 करोड़ का घोटाला सामने आया था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू फ्रॉड किया गया था। तो इस स्कैम में बैंकिंग सिस्टम की कोर वीकनेस सामने आई थी, यानी स्विफ्ट सिस्टम का मिसयूज करके फॉरेन बैंक से पैसा लिया गया था और उसी रीपे नहीं किया गया था। यानी पैसा तो लिया गया था, लेकिन उसका पैसा फिर से रीपे नहीं किया गया था। यानी घोटाले के सामने आते ही नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गया था और यूके में जाकर बस गया था, जहां उसने एजुलम टाइप्स प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की थी। इसके बाद भारत सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको हम ईडी कहते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन यानी जांच शुरू की और एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को इनिशिएट भी किया था। तो पीएनबी स्कैम एक्सप्लेन डीपली, यानी हम घोटाले की पूरी संरचना के बारे में जान लेते हैं, यानी कैसे नीरव मोदी ने घोटाले किया था। तब पंजाब नेशनल बैंक के ब्रेडी हाउस ब्रांच, यानी इसका एक ब्रांच है जिसको हम ब्रेडी हाउस कहते हैं, जो कि मुंबई में है। तो कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से, यानी कुछ कर्मचारी यानी उस ब्रांच के ब्रेडी हाउस ब्रांच के ही कुछ कर्मचारी ने मिलकर ये फेक यानी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी कर दिए थे। यानी उन लोगों का मिलने से ही ये सब होता है, यानी घोटाला कर चुके हैं। तो वहाँ के कुछ कर्मचारी, ब्रांच के कुछ कर्मचारी बैंक के, और ये मोदी ने ही ये सब किया है, नीरव मोदी ने। तो LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को गारंटी होती है, जिससे फॉरेन ब्रांचेस लोन दे देती है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसके द्वारा हम फॉरेन ब्रांच से लोन मांग सकते हैं। लेकिन ये बिना प्रॉपर एंट्री के LOU जारी कर दिए गए थे। यानी यहाँ के जो कर्मचारी थे बैंक के, वो LOU प्रॉपर एंट्री के ही कर दिए थे। यानी पूरा फ्रॉड हिडन रहा था, यानी वो फ्रॉड तरीके से ही किए हैं। तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को कोर बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेटेड नहीं किया गया था, यानी अलग कर दिया गया था, जिसका फायदा उठाकर फ्रॉड को छुपाया गया था। यानी स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को कोर बैंकिंग सिस्टम से अलग कर दिया गया था, इसीलिए जैसे ही फ्रॉड हुआ था उसका फायदा उठाकर ही, यानी जैसे फ्रॉड हुआ उसका कुछ नहीं जान पाए थे और छुपाया गया था। तो नीरव मोदी और उसके एसोसिएटेड ने फॉरेन बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया था। तो क्योंकि मैंने कहा है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए ही क्या कर जाता है, यानी लोन हम विदेशी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नीरव मोदी और उसके एसोसिएट ने फॉरेन बैंक में हजारों करोड़ का लोन लिया था, इनके जरिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए, और उसी रिपे नहीं किया था। यानी पैसा तो लाए थे, लेकिन वो रिपे नहीं किए थे, यानी फिर वापस नहीं लौटाए थे पैसे को। तो ये पैसा कोई सेल कंपनीज के जरिए शिफ्ट किया गया था, यानी एक सेल कंपनी के जरिए ही पैसे को लिया गया था। यह स्कैम इंडिया के बैंकिंग रिफॉर्म के लिए वेकअप कॉल बना, जिसके बाद स्विफ्ट इंटीग्रेशन और ऑडिट सिस्टम को मजबूत किया गया। ये जैसे घोटाला हुआ है, घोटाले के बाद क्या क्या इंडिया ने बैंकिंग को रिफॉर्म किया है और वेकअप कॉल को बना दिया है, जिसके बाद हम स्विफ्ट इंटीग्रेशन और ऑडिट सिस्टम को मजबूत कर सकेंगे। तो ये सब अभी मजबूत हुआ है, लेकिन उस टाइम के बाद ऐसे नहीं था, इसीलिए वो घोटाला कर सके। तो एक्स्ट्राडिशन लॉ के बारे में जान लेते हैं, यानी उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और प्रोसेस कैसे चलता है। तो एक्स्ट्राडिशन एक लीगल मैकेनिज्म होता है
जिसमें एक देश दूसरे देश को आरोपी सौंपता है ताकि उस पर ट्रायल हो सके। यानी एक देश से जैसे लंदन में यानी यूके में चला गया है, तो यूके से हमारे भारत लाने के लिए हमें एक प्रोसेस चलाना होता है जिसको हम एक्स्ट्राडिशन लॉ कहते हैं। तो एक्स्ट्राडिशन लॉ के माध्यम से ही हम विदेश से अपने भारत को ला सकते हैं। तो भारत और यूके के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुआ है जो लीगल कोऑपरेशन का बेस होता है। यानी हमारे बीच एक भारत और यूके के बीच एक ट्रीटी हुआ है जिसको हम एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। इससे क्या होता है, लीगल कोऑपरेशन हो जाता है, यानी हम अच्छे तरह से हम उसको ला सकते हैं। यूके में एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस कोर्ट ड्राइवन होता है। यानी यूके में कैसे होता है एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस, यानी कोर्ट के थ्रू ही होता है। जैसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट पर जाना पड़ता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके बाद अंत में होम सेक्रेटरी का रोल होता है। यानी अगर होम सेक्रेटरी को होम सेक्रेटरी अगर आदेश देता है तो वो हमारे भारत में आ सकता है। तो आरोपी को मल्टीपल अपील का भी मौका मिलता है, यानी वो अपील कर सकता है मल्टीपल थर। उसके बाद जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है, क्योंकि वो 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे ही मल्टीपल अपील्स कर सकता है, इसीलिए वो आरोपी ज़्यादा लंबी हो जाती है, यानी प्रक्रिया लंबी होती है। और तो नीरव मोदी ने हर पॉसिबल लीगल ऑप्शन का यूज भी किया था, लेकिन एक्स्ट्राडिशन डिले किया जा सके। यानी एक्स्ट्राडिशन डिले करने के लिए नीरव मोदी ने बहुत चेष्टा किया था और पॉसिबल लीगल ऑप्शन भी यूज किया था। यानी वो हर तरफ से बचना चाहता था, एक्स्ट्राडिशन को डिले करना भी चाहता था, लेकिन ये हो नहीं पाया है। तो इंडिया लीगल स्ट्रेटेजी क्या है, यानी भारत की रणनीति क्या है, वो भी जान लेते हैं। तो भारत ने इस केस में एक्सट्रीमली डिटेल्ड एविडेंस दिया है और डॉक्यूमेंटेशन पेश किया है जिससे यूके कोर्ट को कन्विंस किया जा सके। यानी हमारे पास जैसे सीबीआई, ईडी ये सब मिलकर डॉक्यूमेंटेशन क्या है, यानी प्रमाण पत्र दिया है और एविडेंस प्रूफ भी दिया है, जिसके कारण हम यूके कोर्ट में हम साबित कर सकते हैं कि वो एक फ्रॉड कर चुका है बैंक से। तो जेल कंडीशंस को लेकर भी डिटेल वीडियो प्रूफ, फोटोग्राफर और आर्किटेक्चर डिटेल्स तक पेश किया गया है। तो जेल के कंडीशन भी दिखाया गया है, क्योंकि वीडियो प्रूफ के जरिए दिखाया गया है, फोटोग्राफर के जरिए दिखाया गया है और आर्किटेक्चर को डिटेल्स की भी सौंपा गया है। तो खासकर ऑर्थर रोड जेल की बैरल को दिखाया गया है, यानी हमारे ऑर्थर रोड जेल में कैसे सेव किया जाता है वहाँ पर, यानी कुछ लोग जैसे भी जो भी होते हैं तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसे कहा था कोर्ट ने। इसीलिए हमें सब कुछ डिटेल में देना होता है। तो इंडिया के इंश्योरेंस दिया है कि यानी इंडिया ने पूरी तरह से इंश्योरेंस दिया है कि यूके की कोर्ट को कि नीरव मोदी को फेयर ट्रायल मिलेगा, यानी हम बिना विरोध के यानी जो भी क्या है उसका ही सजा देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे, ऐसे कहा गया है। और उसके सामने ह्यूमन राइट्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि यूके की कोर्ट का ये ही मामला था ह्यूमन राइट्स का, जो कि हमने इंश्योरेंस दिया है कि हम ह्यूमन राइट्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे नीरव मोदी के बारे में। तो मेडिकल फैसिलिटीज भी है, मेंटल हेल्थ केयर भी करेंगे, सुरक्षा के बारे में भी डिटेल में सब गारंटी दी गई है यूके को, यानी यूके की कोर्ट को, जिससे हमें नीरव मोदी को सौंप सकेगा। तो यह स्ट्रेटेजी यूके कोर्ट के ह्यूमन राइट्स कंसर्न को न्यूट्रलाइज करने में सफल रही। तो क्योंकि हम इतने सारे एविडेंस दे दिए हैं, इसीलिए यूके की कोर्ट हमें न्यूट्रल रहने की बात कही है, यानी वो हमें सपने की यानी नीरव मोदी को हमें सपने की पेशकश भी किया है। तो नीरव मोदी डिफेंस स्ट्रेटेजी, यानी नीरव मोदी अपने आप को रक्षा करने के लिए क्या क्या कर रहा है वो भी जानते हैं। यानी नीरव मोदी ने अपने डिफेंस में मुख्य रूप से ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आर्गुमेंट दिया था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स ही बहुत चलता है यूके यानी फॉरेन यूरोप में। तो ह्यूमन राइट्स का हम अच्छे तरह से ख्याल रखेंगे, ऐसे कहा है इंडिया ने। तो उसने दावा किया कि भारत में जेल कंडीशनल खराब है, क्योंकि हमने तो पक्का प्रमाण भी दे दिया है एविडेंस, यानी हमारे जेल अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि नीरव मोदी कहता था कि जेल का कंडीशन अच्छा नहीं है बोल के कहा था, इसीलिए हमने
उसका प्रमाण भी दे दिया है, एविडेंस। उसकी जान का खतरा हो सकता है, यानी वो अपने आप को जान का खतरा महसूस कर रहा था, इसीलिए हमने फुल प्रूफ दे दिया है। उसने मेंटल हेल्थ इशू बताया था, जैसे डिप्रेशन कर सकते हैं, सुसाइड रिस्क भी हो सकता है, ये सब कहा था। लेकिन हमारे भारत ने यानी इंडिया ने कह दिया है साफ साफ कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इको की कोर्ट में मेडिकल एक्सपर्ट के रिपोर्ट पेश किए गए ताकि सिंपैथी और लीगल प्रोटेक्शन मिल सके। यानी यूके की कोर्ट की भी मेडिकल एक्सपर्ट को रिपोर्ट पेश कर दिया गया है, इसीलिए सिंपैथी और लीगल प्रोटेक्शन मिल सके नीरव मोदी को। तो लेकिन कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को इनसफिशिएंट माना और इंडिया के एश्योरेंस को ज़्यादा कैपेबल माना। यानी नीरव मोदी ने यूके की कोर्ट को दिखाया कि यानी यूके मेडिकल एक्सपर्ट यानी उनके वकील यानी मेडिकल एक्सपर्ट को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था ताकि वो लीगल प्रोटेक्शन मिल सके। किसको? नीरव मोदी को। लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं सुनी नीरव मोदी की, तो ये इनसफिशिएंट माना गया प्रमाण को और इंडिया को इंश्योरेंस दिया गया कि वो क्रेडिबल माना जाएगा। तो यूके कोर्ट जजमेंट क्या आया है वो भी जान लेते हैं। यानी यूके की कोर्ट ने क्या कहा है। तो यूके हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इंडिया द्वारा दिए गए इंश्योरेंस रिलायबल है। यानी यूके की कोर्ट माना है कि भारत में अच्छी तरह से न्याय मिल सकता है। तो कोर्ट ने पाया कि जेल कंडीशन अच्छा है और मेडिकल सपोर्ट भी अच्छा है, ऐसा कहा है इंडिया में। तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कोई खतरा नहीं है, यानी सब्सटेंशियल रिस्क नहीं पाया गया है, ऐसे कहा गया है प्रूफ जब देखा था प्रमाण। तो इसीलिए एक्स्ट्राडिशन को रोकने का कोई लीगल बेसिस नहीं है, ऐसे कहा है यूके की कोर्ट ने। यानी हमारी ही जीत होगा भारत की। तो यह जजमेंट इंडिया के फेवर में आया है और स्ट्रांग लीगल प्रेसिडेंट भी बन गया है। यानी अब नीरव मोदी का बचना इम्पॉसिबल है, यानी वो इंडिया में आकर ही रहेगा। तो ह्यूमन राइट्स वर्सेस एक्स्ट्राडिशन का मामला ही बन जाता है। यानी यूके कोर्ट अक्सर यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आधार पर ही निर्णय लेता है। तो वहाँ पर आर्टिकल 3 है यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम इनह्यूमन ट्रीटमेंट कहते हैं, और आर्टिकल 6 है जो कि फेयर ट्रायल चलाता है। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 6। तो कोर्ट ने एनालाइज किया कि नीरव मोदी को भारत में इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिलेगा। तो कोर्ट ने यह कहा है कि एनालाइज किया है कि नीरव मोदी को भारत में अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इंडिया के डिटेल्स इंश्योरेंस के कारण ही कोर्ट संतुष्ट हो पाया। यानी इंडिया ने बहुत से सबूत प्रमाण सब दिए थे, इसीलिए कोर्ट ने भारत से संतुष्ट हुआ है। तो यह दिखाता है कि मॉडर्न एक्स्ट्राडिशन केस में ह्यूमन राइट्स सेंट्रल रोल निभाते हैं। यानी एक्स्ट्राडिशन की बात करें तो अभी के ज़माने में ह्यूमन राइट्स कंट्रोल रोल ही निभाते हैं, यानी ह्यूमन राइट्स ही सब कुछ करता है। तो इंडिया यूके रिलेशंस इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, यानी इंडिया और यूके पर संपर्क को कैसे प्रभावित कर सकता है वो भी जान लेते हैं। तो यह केस इंडिया और यूके के जुडिशियल कोऑपरेशन का बड़ा एग्जाम्पल होगा। यानी अगर ये आ जाता है तो इंडिया और यूके के बीच में जुडिशियल कोऑपरेशन अच्छा तरह बन सकेगा। दोनों देश के बीच ट्रस्ट भी बढ़ेगा और खासकर लीगल मामले में, यानी लीगल मामले में ट्रस्ट भी बढ़ेगा। यानी हमारा ऐसा भी हो सकेगा जो कि विश्वास बढ़ सकेगा दोनों देश के बीच में। इससे फ्यूचर एक्स्ट्राडिशन केस भी आसान हो सकता है। यानी आने वाले समय में हम और भी ऐसे केस को जीत सकते हैं। यह डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी हो सकता है, क्योंकि यूके कोर्ट ट्रेडिशनली स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि यूके कोर्ट ऐसे ही ट्रेडिशन को स्ट्रिक्ट करते हैं। यानी वह ऐसे स्ट्रिक्ट कर देते हैं जैसे आना पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे इंडिया की ग्लोबल इमेज भी मजबूत होगी। तो कंपैरिजन कर लेते हैं अदर केसेस से। यानी जैसे विजय माल्या भी अब यूके में है, तो वो भी आ सकता है अगर, क्योंकि ये केस सिमिलर ही है। अगर वो आ सकता है नीरव मोदी, तो विजय माल्या भी आ सकता है, क्योंकि केस समान ही है, जिसमें एक्स्ट्राडिशन अप्रूव भी हुआ है लेकिन डिले हो रहा है। तो दोनों केस में कॉमन फैक्टर है, जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस और यूके में रिफ्यूज लेना, ये दोनों सेम ही है, जैसे विजय माल्या का है और वैसे नीरव मोदी का भी है।
तो नीरव मोदी केस में इंडिया ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन भी पेश किया है, यानी ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट दिया है। इसके जरिए ही हम ला पा रहे हैं नीरव मोदी को। यह केस फ्यूचर फेविगेटिव के लिए वार्निंग बन गया है, यानी हमारे तो फायदा ही है। इससे पता चलता है कि इंडिया अब एग्रेसिव लीगल अप्रोच भी अपना रहा है, यानी हम ऐसे एग्रेसिव लीगल अप्रोच अपना रहे हैं जैसे हम अपने दुश्मन को भी, यानी जो भी भारत से बाहर चला जाता है और अपने आप को महसूस करता है सुरक्षित, वो अब सुरक्षित नहीं रह पाएगा, चाहे वो भारत में रहे, चाहे वो कुछ अन्य देश में भी रहे। तो लीगल और गवर्नेंस रिलेशन, इससे क्या सीखने को मिलता है, यानी भारत में गवर्नेंस और लीगल क्या हो सकता है। तो बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म की ज़रूरत तो सामने आता है, यानी बैंक को बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म करना ज़रूरत हो गया है। तो इंटरनल ऑडिट करना और कॉम्प्लिकेशन सिस्टम को मजबूत करना भी पड़ गया है। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट जैसे लॉ भी बनाए गए हैं ताकि और मजबूत हो सके। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जहां भारत के पैसे खाकर वो विदेश चले जाते हैं और उनको लाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, जबकि अब पॉसिबल करा के ही इंडिया मानेगा। तो यह केस गवर्नेंस रिफॉर्म का कैटलिस्ट बना हुआ है, यानी भारत भी चेष्टा कर रहा है कि बहुत से ऐसे केस हैं जैसे गवर्नेंस को रिफॉर्म करना चाहिए। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यानी नीरव मोदी अंतिम लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है, यानी वो अब अंतिम पर ही रह गया है, यानी वो जैसे ही अंतिम लीगल ऑप्शंस खोलेगा तब वो भारत आ सकता है, यानी उसके बीच एक अंतिम ही रह गया है। तो यूके होम सेक्रेटरी का फाइनल अप्रूव जब हो जाएगा उसके बाद ही नीरव मोदी हमारे भारत पर आ जाएगा। ये सिर्फ महत्वपूर्ण होगा, अगर होम सेक्रेटरी ने अप्रूवल दे दिया तो नीरव मोदी को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यूरोपियन कोर्ट में अपील्स की संभावना तो है, लेकिन चांस बहुत कम है। वो अपील कर सकता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन के कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो एक्स्ट्राडिशन होने पर भी इंडिया में ट्रायल शुरू होगा। यह केस जल्द ही कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा है, यानी यह केस का मामला अब जाने ही वाला है, यानी कंक्लूजन होगा, यानी शेष हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा इसमें, यानी पावरफुल एंडिंग हो सकता है, यानी नीरव मोदी केस सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल लीगल बैटल भी बन चुका है। यूके की कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि इंडिया की लीगल स्ट्रेंथ और डिप्लोमेटिक पावर को दिखाता है, यानी यूके कोर्ट में हम कैसे डिसीजन लेते हैं और लीगल स्ट्रेंथ कैसे है हमारा, यानी डिप्लोमेटिक पावर को हम दिखाते हैं। तो यह साबित करता है कि अब इकोनॉमिक ऑफेंडेशन के लिए फॉरेन सेफ हेवन नहीं बन गया है, यानी कोई भी अब हमारे देश से की पैसे नहीं खा सकता। अगर भारत के पैसे खाकर विदेश में चला भी जाता है तो वो फॉरेन देश को सेफ नहीं कर पाएगा, यानी सुरक्षा नहीं मिल सकेगा विदेश में भी। अगर विदेश में भी वो चला जाता है तो हम उसको ला सकते हैं। तो आने वाले समय में इंडिया और भी फ्यूगिटिव को वापस लाने में सफल हो सकता है। जैसे अब नीरव मोदी आने वाला है हमारे भारत में पैसे खाकर, वैसे घोटाला कर कर, तो वैसे और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे विजय माल्या अभी भी है, तो उनको भी वापस लाना है भारत को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसे आपको नया नया जानकारी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।